अरे बच्चों, कल मैंने आपको आय और अन्य मापदंड के बारे में बताया था। इसके बाद आपको आज उसी के आगे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थित अनुपात क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले शिशुओं के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब कुल जीवित बच्चे जितने हैं शिशु, उनमें से 1 वर्ष के अंदर जो शिशु मरते हैं उस दर को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर क्या है? यह 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या अनुपात है। साक्षरता दर, साक्षरता किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। और साक्षरता दर जो 7 वर्ष से अधिक या उससे अधिक के लोग जो जनसंख्या का अनुपात है पढ़ने लिखे लोगों का, वह साक्षरता दर कहलाता है। निबल उपस्थिति अनुपात 14-15 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थित अनुपात कहलाता है। अब यहाँ तालिका दिया है, आप इसको देखेंगे, यहाँ समझ में पहुँच सकते हैं। अब बात आती है सार्वजनिक सुविधाएँ। देखिए, कहते हैं उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि हरियाणा में व्यक्ति की औसत आय केरल के व्यक्ति की औसत आय से अधिक है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है, जैसा कि तालिका ख में से स्पष्ट है। वस्तुतः ये आवश्यक नहीं है कि धन वे सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सकें जिनकी एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। सभी नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं। इस हेतु आय अपने आप में पर्याप्त सूचक नहीं है। धन बिना मिलावट की दवाएं नहीं खरीद सकता, ना ही संक्रमित बीमारियों से बच सकता है। इन सब के लिए सामुदायिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका संबंधित वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। सरकार की यह अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा की मौलिक सुविधाएं सामुदायिक सार्वजनिक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कार्य कर रही हैं। ऐसे राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण का स्तर निश्चित रूप से अच्छा होने की प्रबल संभावना है। ये आपको बता रहे हैं, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। अब क्या कह रहे हैं? ऐसे उदाहरण दीजिए जहां वस्तुएं सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। कहते हैं निम्नलिखित उदाहरण हैं वस्तुएं सेवाएं व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। आवश्यक वस्तुओं को राशन की दुकानों व डेयरी बूथों पर द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराना, सामूहिक यातायात प्रणाली को अपनाना, सामूहिक रूप से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सामूहिक रूप से बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था करना आदि। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता इन सुविधाओं पर सरकार द्वारा किए गए व्यय पर अत्यधिक निर्भर करती है। लेकिन यह केवल इसी कारक पर निर्भर नहीं करती। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण कारक हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए प्रासंगिक हैं। इनमें अपने स्वास्थ्य की जांच कराने की, रोगों के बारे में जानने की, लोगों की स्वयं की इच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करने के लिए अभिभावकों की तत्परता, परिवार के मुखिया की आमदनी, अभिभावकों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में निजी सहभागिता। अब इसके बाद में तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा? क्यों? तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन बेहतर होगा क्योंकि उन्हें राशन की दुकानों
से कम कीमत पर वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है। वस्तुओं की कम कीमत होने के कारण लोग अधिक से अधिक मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात इनका उपभोग स्तर उच्च होगा, जबकि इस सुविधा का प्रयोग न करने वाले लोगों का उपभोग स्तर निम्न रहता है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल की अपेक्षा तमिलनाडु के लोगों का जीवन तुलनात्मक रूप से अच्छा होगा। अब तालिका उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या शैक्षिक प्रगति दिखा रहे हैं, ये पढ़ के आएँ। अब इसके बाद है मानव विकास और मानव सूचकांक के बारे में आपको कल जानकारी देंगे। धन्यवाद।